बायट-सावर्ट लॉ। जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कूलम्स लॉ यूज़ किया था इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए, ठीक उसी तरीके से बायट-सावर्ट लॉ भी एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है। यानी कि कोई भी आपके पास करंट कैरिंग एलिमेंट है, चाहे वो आपका वायर स्ट्रेट हो या सर्कुलर हो या रिंग के फॉर्म में हो या सिलेंडर के फॉर्म में हो, यानी किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट हो, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बायट-सावर्ट लॉ से पता चलता है। तो बायट-सावर्ट लॉ बेसिकली क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ध्यान रहे कि बायट-सावर्ट लॉ क्या है, एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। तो इसको लिखेंगे, सपोज करिए कि आपके पास कोई करंट कैरिंग एलिमेंट ये है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है। तो इस पे हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसको डीएल बोलते हैं। छोटा सा करंट एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं डीएल मतलब छोटा सा लेंथ। इसके वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये डिटरमाइन करता है। यानी कि ये आपका एक करंट एलिमेंट है, मान लीजिए कि ये कोई वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा है। तो ये जो डीएल जो छोटा सा लेंथ कंसीडर किया गया है वो कंसीडर किया गया है करंट एलिमेंट। ये जो डीएल छोटा सा लेंथ है डीएल, इसके वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये डिटरमाइन करता है। यानी कि इस करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल के वजह से इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये डिटरमाइन होता है फ्रॉम द बायट-सावर्ट लॉ। सपोज करो कि आपके पास एक वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, तो उसमें छोटा सा, उस वायर में छोटा सा एक लेंथ कंसीडर किए डीएल। इस करंट एलिमेंट डीएल को करंट एलिमेंट बोला जाता है। इस डीएल के वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये डिटरमाइन होता है बायट-सावर्ट लॉ से। तो क्या लिखेंगे सर, फिर से एक्सप्लेन करिएगा सर। जैसे सपोज करिए कि एक वायर है, उस वायर में करंट जा रहा है आई, तो इस पूरे वायर में एक छोटा सा लेंथ हमने डीएल कंसीडर कर लिया। इस लेंथ के वजह से इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो डिटरमाइन होता है बायट-सावर्ट लॉ से। ओके, तो लिखेंगे इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ मतलब हुआ क्या सर? एक्सपेरिमेंटल लॉ मतलब देखो दो तरह का लॉ होता है, एक होता है एक्सपेरिमेंटल लॉ और एक होता है थ्योरेटिकल लॉ। थ्योरेटिकल लॉ का कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कुछ लिखा और उसके अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म किया और वो आपको रिजल्ट दे दिया। और एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या होता है कि आपने पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किया और आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया, तो बाद में उसको आपने थियरी बना दिया, तो दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो it is an experimental law which determines the magnetic field due to current carrying element। तो ये जो dB होता है यानी कि जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ छोटा सा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा सा होगा। अगर लेंथ बड़ा होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता, बड़ा होता। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब जितना ज्यादा करंट का वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। जितना कम करंट का वैल्यू करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डीएल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डीएल इज द करंट एलिमेंट, यानी कि जितना ज्यादा लेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। डीवी जो होता है वो साइन थीटा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर, यानी कि डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, dB directly proportional to dl, dB directly proportional to sin theta और dB inversely proportional to 1 by r square। तो on combining
above equation, on combining above equations, dv जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I dl sin थीटा By r r स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, यानी म्यू नॉट जो होता है इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे वहां पर अब साइलेंट नॉट होता था वैसे ही यहाँ पर म्यू नॉट होता है। म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, यानी म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ऊपर में 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 और नीचे में 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, 10 का पावर -7 हो गया, यानी कि ये जो कांस्टेंट हमारा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू कितना यूज करेंगे न्यूमेरिकल में 10 का पावर -7। ओके, तो ये आपका बायट-सावर्ट लॉ का एक पार्ट हो गया कि बायट-सावर्ट लॉ आपका एक तरह का एक्सपेरिमेंटल लॉ है जो कि डिटरमाइन करता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dl के, dl इज द करंट एलिमेंट, dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है sin थीटा के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट को बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, तो ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जब इकट्ठा निकालने जाएंगे तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बच जाएगा 10 का पावर -7। तो dv का वैल्यू हमारा आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब एक बात करते हैं हम लोग, क्या ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वेक्टर फॉर्म में आ जाए dl r sin थीटा, और नीचे r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा। अब आपको पता है क्या a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है ab sin थीटा, तो अगर ab sin थीटा दिया है तो उसको उल्टा a क्रॉस b तो लिख ही सकते हैं। तो ये जो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई और dl r sin थीटा को dl क्रॉस r भी लिखा जा सकता है, यानी कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में मैग्नेटिक फील्ड टिक करने के लिए आ गया, बायट-सावर्ट लॉ का एक्सप्रेशन पूछ दिया कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बायट-सावर्ट लॉ को बताता है वेक्टर फॉर्म में, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, यही फॉर्मूला ये है। जब आप मैग्नीट्यूड करोगे तो r से r एक कट जाएगा और ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा। वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये चीज किया गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्केलर फॉर्म में ये यूज होगा और वेक्टर फॉर्म में ये यूज होगा। जनरली हम आगे जो भी यूज करेंगे यही फॉर्मूला करेंगे, लेकिन कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में बायट-सावर्ट लॉ दे देता है टिक करने के लिए कि कौन सा बायट-सावर्ट लॉ का करेक्ट एक्सप्रेशन है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो ये ऑप्शन टिक करना है, अगर पूरा ऑप्शन स्केलर में है तो ये ऑप्शन टिक करना है। ये बात को ध्यान रखना। अब ध्यान ये देनी है कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हमने बोला था कि जो फोर्स है वो V और B दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो ये ध्यान यहाँ जरूरी है कि जो dV होगा इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl वेक्टर एंड r वेक्टर, यानी कि जो a क्रॉस b आता है वो a पे भी परपेंडिकुलर होता है और b पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो dv होगा वो dl पे भी परपेंडिकुलर होगा और r पे भी परपेंडिकुलर होगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा बात ये रखना है कि इफ करंट एलिमेंट इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मतलब कि थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो साइन 0 कितना होता है 0 होता है। तो इस केस में
डीवी का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा का वैल्यू 90 लेते हैं तो इस केस में sin 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस केस में डीवी जो मिलेगा हमें वो मैक्सिमम मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये बात ध्यान में रखना है। यानी कि जब 0 डिग्री का एंगल होगा थीटा तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अगर वो वायर है उसी के लाइन में, जैसे वायर ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, इसी के डायरेक्शन में कहीं पॉइंट है, तो ये वायर जो है इस पॉइंट का क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। तो जैसे इंटरसेक्टिंग हो गया तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके लिए ये किया गया है और परपेंडिकुलर के लिए ये किया गया है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए करंट इधर जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और आर आपका इधर है। ध्यान से देखना है, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और आर इधर है। एक चीज और मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं, एक छोटा सा बात, कि डीएल इज नोन एज करंट एलिमेंट, डीएल इज नोन एज करंट एलिमेंट। एक छोटा सा बात ये मेंशन करना है। इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि आप इसके वजह से ये लेंथ कंसीडर किया गया, इसमें करंट पास कर रहा है, करंट एलिमेंट। या सर एक वायर का लेंथ चूज किया सर, उसको हाँ, डीएल वो हाँ, और डीएल इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में डीएल लेना है। ये बात याद रखना है, और किसी डायरेक्शन में नहीं लेना है। तो इसमें करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, यहाँ डायरेक्शन मेंशन करेगा कि करंट किधर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डीएल हमारा किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जिधर करंट उधर डीएल कंसीडर करना है। और आर हमारा किधर है, राइट साइड में है। अब एक बात बताइए, हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो डीएल से आर के तरफ मूव करेंगे। डीएल से किधर के तरफ मूव करेंगे, आर के तरफ। डीएल किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और आर किधर है, तो हमें ऐसे मूव करना है। कैसे मूव करना है, ऐसे मूव करना है। तो ये क्लॉकवाइज कहलाता है कि एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आप अपने पेन को क्लॉकवाइज घुमाइए, किधर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ। अगर किसी भी नट को आप क्लॉकवाइज कसते हो तो वो किधर जाता है, अंदर की तरफ जाता है टाइट करने पे। किसी भी नट वैल्यू को आप क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हो तो वो किधर की तरफ जाता है, इनसाइड जाता है। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनसाइड द प्लेन होगा। ध्यान से सुनिए, डीएल किधर लेना है, करंट के डायरेक्शन में। आर किधर है, इधर है। तो डीएल से आर घुमाना है, सबसे सिंपल मेथड। डीएल से आर के तरफ जाना है तो हमने ऐसे टर्न किया, ऐसे टर्न किया तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो अपने पेन को आप क्लॉकवाइज सिंपल घुमाओ, इससे पता चल जाएगा कि अगर ये प्लेन है तो इसके क्लॉकवाइज जब तुम घुमा रहे हो तो इनसाइड द प्लेन जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। अगर आप किसी भी पेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन। बस यही ध्यान रखना है, एकदम छोटा सा बात है कि क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है वो पॉइंट। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्लॉकवाइज घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। उससे पता चल जाएगा कि इनसाइड द प्लेन होगा या आउटसाइड द प्लेन होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि आपके पास एक वायर है स्ट्रेट जिसमें करंट आई जा रहा है, इसके वजह से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। यानी कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट आई है जिसमें वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, इसके वजह से d डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। तो स्टेप बाय स्टेप ध्यान देकर सीखना है। पहले इसको ज्वाइन कर दीजिए, फिर इसको ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ पे dB दिखा दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एंगल को पूरे को φ1 और इसको, इस एंगल को नाम दे दीजिए φ2 और इसका नाम O दे दीजिए। अब हमें क्या करना है, इसमें करंट किधर जा रहा है, आई जा रहा है ऊपर की तरफ। अब इसी डायरेक्शन में मैंने जैसा बताया था कि आपको एक डीएल कंसीडर करना है, छोटा सा, मान लीजिए कि छोटा सा डीएल कंसीडर करना है, तो आपने एक छोटा सा डीएल कंसीडर कर लिया। इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो निकालेंगे और बाद में पूरे रॉड को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा।
तो ये एंगल हो गया हमारा थीटा। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। और इस ये पूरा फाई 1 है, ये पूरा जो है वो क्या है? फाई 1 है। लेकिन ये एंगल जो है, ये एंगल, इसको हम लोग फाई के नाम से जानेंगे। अब ये हमारा नाम हम इसको दे देते हैं Q। तो O से Q का जो है लेंथ वो L है। O से Q का जो लेंथ क्या है? L है। तो लिखेंगे we know that dV is equal to mu naught I dl sin theta अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान दीजिए, बायट-सावर्ट लॉ से यही आता है, म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या हमारे लिए अननोन है जो कि फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें sin थीटा का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद से dl का वैल्यू निकालना है, फिर r स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, और इन तीनों को इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल QOP, इन ट्रायंगल QOP ये एंगल कितना है? 90। तो थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई का एंगल कितना हो जाएगा? 90 के इक्वल हो जाएगा। थीटा प्लस फाई किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के इक्वल हो जाएगा। तो थीटा प्लस फाई 90 के इक्वल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई, और साइन 90 माइनस फाई किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस फाई के। किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस फाई के। यानी कि हमें साइन थीटा का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ कॉस फाई। उसके बाद इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं QOP। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया हमारा D और हाइपोटेनस हो गया ये R। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? D अपॉन कॉस फाई। यानी कि 1 बाई कॉस फाई किसके इक्वल होता है? सेक फाई के। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो D स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। यानी कि हम R स्क्वायर का वैल्यू भी निकालने में कामयाब हो गए। अब हमें क्या निकालना है? DL का वैल्यू। तो उसके लिए लेंगे tan फाई। तो tan फाई इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी L इज इक्वल टू D tan फाई। तो हमें क्या चाहिए? DL चाहिए। तो DL बाई D फाई इज इक्वल टू D tan फाई का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि DL इज इक्वल टू आ गया D सेक स्क्वायर फाई D फाई। इसको इक्वेशन नंबर C। अब A, B और C तीनों को पुट कर देंगे कहाँ पर? इस वाले फॉर्मूला में। तो ध्यान दीजिए, तो dB इज इक्वल टू हमारा क्या था? म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई एक जगह कर लेते हैं। DL का वैल्यू कितना है? D सेक स्क्वायर फाई D फाई। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? कॉस फाई। और R स्क्वायर का वैल्यू कितना है? D स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट हो गया, एक D से एक D कैंसिल हो गया। तो dV का वैल्यू हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D cos फाई इंटू D फाई। यानी कि I हमें पता है, D हमें पता है, अब हमारे लिए अननोन हो गया cos फाई। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देना होगा माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D cos फाई इंटू D फाई। तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D बाहर कर लेंगे, और cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन फाई होता है। तो माइनस फाई 1 से फाई 2। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। यानी ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतना अच्छे से रिवाइज करके रखना है, नोट्स प्रिपेयर करके रखना है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।